एक ऐसी वास्तविकता में जो समझने से इनकार करती है और अक्सर इनकार को जन्म देती है। राक्षस राजा ने अपने सामने खड़े सत्य को नज़रअंदाज करने से इनकार कर दिया, जहां वह अपनी काली लपटों की असमर्थता से स्तब्ध खड़ा था, जिस पर वह लंबे समय से गर्व करता था। नायकों को खरोंचने में असमर्थ और कड़वाहट से सोच रहा था कि नायक का ब्लेड उसके कठोर शल्कों को भेद कर उसके हृदय की गहराइयों में कैसे समा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह खुद को सभी से श्रेष्ठ समझता था। वह जिसने राक्षस राजा अकादमी में शीर्ष पर प्रवेश किया और उन्होंने एक आदर्श छात्र के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्वयं को राक्षस राजा मानक का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया, जो प्रथम सम्राट द्वारा स्थापित एक आधारभूत सिद्धांत था, जिसकी गहराई और ईमानदारी किसी और से भी बढ़कर थी। उन्होंने इन नियमों को मानक के अनुसार मीनार बनाने और राजकुमारियों का अपहरण करने के लिए लागू किया, फिर उन नायकों का पालन पोषण किया जो उन्हें बचाने आए थे। उनका मानना था कि उनका क्रोध और दुख एक राक्षस राजा के लिए परम भोज थे और उन्हें समय से पहले मारना व्यर्थ था। मानकों ने उन्हें सिखाया कि उन्हें खाने से पहले मोटा कर दो, क्योंकि नायक जितना बलवान होगा भोजन उतना ही स्वादिष्ट होगा। और उसने पूरी निष्ठा से इस मार्ग का अनुसरण किया, यह मानते हुए कि विश्व प्रभुत्व केवल समय की बात है और अनगिनत प्राणियों के क्रोध और दुख की भावनाओं को आत्मसात करने के बाद वह एक अद्वितीय शक्ति वाला राक्षस राजा बन गया। इस प्रकार खून से लथपथ मिट्टी में लेटा हुआ वह चीखा, इस अपमानजनक तरीके से अपने अंत का कारण पूछ रहा था। इस अतार्किक हार पर उसकी आंखें भ्रम और सदमे से भर गईं। नायक ने उसकी ओर देखा, घृणा से उसे और बाकी राक्षसों को एक जैसा कूड़ा बताते हुए, व्यंग्यात्मक लहजे में समझाते हुए कि राक्षस खुद ही ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, फिर भी परिणाम से हमेशा स्तब्ध दिखते हैं, एक ऐसी बात जिसका उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। और जब राक्षस राजा ने उनके भाषण की निंदा की तो नायक ने उन्हें बताया कि प्रसिद्ध राजकुमारी का उनका अपहरण राक्षस राजा की गतिविधि शुरू करने का एक जाना माना संकेत और उसे रोकने का निमंत्रण मात्र था। नायक ने मानव राजा को मारने के विचार की मूर्खता का मजाक उड़ाया, यह समझाते हुए कि ऐसा करने से राज्य में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि अगर राजा का अपहरण कर लिया जाता तो सिंहासन के लालची लोग गृहयुद्ध शुरू कर देते और इस तरह मानव क्रोध राक्षस राजा की ओर निर्देशित नहीं होता, यानी उसका विकास या शक्ति में वृद्धि नहीं होती, जो उसके द्वारा पवित्र किए गए मानक की शिक्षाओं के विपरीत है। नायक ने मजाक उड़ाते हुए और कृतज्ञता जताते हुए कहा कि अगर नायक मीनार में राक्षसों के पास नहीं जाते तो राक्षस गांवों में राक्षस भेजते हैं, जिससे नायकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने में मदद मिलती है, लेकिन इससे मीनार तक पहुंचने पर स्थिति और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि पहली मंजिल पर हमेशा कमज़ोर लोग रहते हैं, जो इसे अपने स्तर को बढ़ाने और मौजूदा कौशल को निखारने के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। राक्षस राजा को अफसोस के साथ याद आया कि कैसे उसने ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए नायकों को बीच रास्ते में ही न मारने की सावधानी बरती थी। यह मानते हुए कि यही मानक उसे निर्देशित करता है, नायक ने राक्षस राजा के शरीर से अपनी तलवार खींच ली और राक्षस राजा दर्द की तीव्रता से चीख पड़ा। और यहाँ नायक ने उसे कठोर सच्चाई से रूबरू कराया, जब मीनार पुरानी हो जाती है और उबाऊ वे बस राक्षस राजा को मार देते हैं, इसलिए एक नया राजा एक नए टावर के साथ प्रकट होता है, क्योंकि यह पूरी जगह कुछ और नहीं बल्कि विशेष रूप से नायकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक शिकारगाह है। अन्य नायकों की हंसी बढ़ गई जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उन्हें अपने स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। व्यंग्यात्मक रूप से उसे न केवल एक राक्षस राजा के रूप में बल्कि उन्हें पालने वाले गॉडफादर के रूप में वर्णित किया। नायक अपने थके हुए प्रतिद्वंद्वी के शरीर के ऊपर खड़े थे, प्रचुर लूट के लिए अपनी संतुष्टि को अशिष्टता से व्यक्त कर रहे थे और व्यंग्यात्मक रूप से उसके लिए धन्यवाद दे रहे थे। अपने स्तर को बढ़ाने और कठिन प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थान प्रदान करना। दानव राजा ने दिनों में गॉडफादर शब्द दोहराया, इस सदमे पर विश्वास न करते हुए कि उसका विशाल टावर उनके लिए अंक एकत्रित करने के प्रशिक्षण स्थल के अलावा कुछ नहीं था। और नायक द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी की कठोरता और कई नायकों के निधन की बात स्वीकार करने के बावजूद उसने उन बलिदानों को तुच्छ समझा, यह मानते हुए कि इन बलिदानों ने केवल उसकी व्यक्तिगत प्रसिद्धि बढ़ाने में योगदान दिया। जब नायक उसे आज्ञा दे रहा था, उसे मारने की तैयारी में दैत्यराज ने उसे उपेक्षापूर्वक विदाई दी
और उस पर हुए उपहास और अपमान से उसका क्रोध भड़क उठा। दैत्यराज के ध्वज की निरर्थकता पर तीव्र चिंता के साथ, यदि यही अंत है, तो उसने इस अपमानजनक तरीके से मृत्यु के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति से चीख कर स्वयं को घोषित किया। दैत्यराज के चारों ओर अपार ऊर्जा एकत्रित होने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वीर ने उसका सिर काट दिया। और अंत में अपनी जीवन के उन क्षणों में उसने अन्य नायकों को हंसते और उनका मजाक उड़ाते देखा, अपनी तीखी निगाहों से उन्हें धमकी देते हुए कि उन्हें उसका अपमान करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस बदला लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। लेकिन नायक उसके पास खड़ा था और अपने साथियों को सिंह हथियाने की लालची इच्छा के कारण उसके सिर को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी दे रहा था। नायक ने अचानक अपने सामने पड़े शरीर से अजीब सी चिंगारियां निकलती देखी। जैसे ही राक्षस राजा ने उन क्षणों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की आखिरी बूंद बलिदान करने का निश्चय किया, लक्ष्य से कुछ ही दूर नायक को बहुत देर से एहसास हुआ कि कुछ खतरनाक होने वाला है। नायक चीखा और अपने साथियों को तुरंत भागने का आदेश दिया। राक्षस राजा के शरीर से एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और एक बड़े विस्फोट और नायकों की घबराई हुई चीखों के बीच सब कुछ गायब हो गया। राक्षस राजा के अंतिम क्षणों में उसे कड़वाहट से एहसास हुआ कि मानक पूरी तरह से गलत था और नायकों ने उसका इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने के लिए किया था। वह उस मानक को नज़रअंदाज करने का एक और मौका चाहता था, और जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उसे भूतों को भी खिला देते हैं। पियर्स दास नाम पुकारने वाली एक आवाज़ ने अंधेरे के सन्नाटे को चीर दिया, जिससे वह अचानक जाग गया और उसकी आंखें खुल गईं। वह बेहद उलझन में इधर-उधर देखने लगा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, और हैरानी से सोच रहा था कि क्या वह अभी भी जिंदा है। आवाज़ें उठ रही थीं, उसे जल्दी से मंच की ओर बढ़ने के लिए कह रही थी ताकि उसे एहसास हो कि पुकारा जा रहा नाम उसका ही है। पियर्स डियाज जो हो रहा था उससे स्तब्ध था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने आग्रह किया। उसे मंच पर चढ़ने के लिए कहा गया तो अकादमी के प्रिंसिपल ने उसे बीच में ही रोक दिया और एक प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद अपने स्नातक समारोह में ध्यान भटकाने के लिए डांटा। और जब उसकी नज़र लाल बैज पर पड़ी, जो डेमन किंग अकादमी पूरी करने का प्रतीक था, तो उसे एहसास हुआ कि वह 15 साल पहले के समय में, यानी स्नातक समारोह में लौट आया है। जब स्नातकों को मंच पर चढ़ने के लिए कहा गया, तो उसे एहसास हुआ कि अपनी वापसी का कारण न जानते हुए भी यह उसका सुनहरा अवसर था। एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, शीर्ष छात्र पियर्स दास, नए राक्षस राजाओं की ओर से शपथ लेने के लिए तैयार हो जाओ। चमकते हुए नियम पियर्स दास के सामने खड़े थे, उसे राक्षस राजा के मानक की याद दिला रहे थे, जिसके अनुसार क्षेत्र के भीतर एक मीनार बनाना, एक राजकुमार या राजकुमारी का अपहरण करना, अराजकता फैलाकर और सुराग छोड़कर मास्टरमाइंड की भूमिका निभाना, नायकों को पोषित करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, और अंत में धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाने के लिए निचली मंजिलों को कमजोर राक्षसों से भरना अनिवार्य है। उसने उन्हें घृणा से देखा, क्योंकि उसके पास जो मानक थे, वे जो नियम पहले उसे रटकर याद थे जब तक कि वह उनसे घिन करने लगा, और जिसने अपना पूरा जीवन उनके सिद्धांतों का पूरी सटीकता से पालन करने में लगा दिया, अब उसकी नज़र में सिर्फ कूड़ा कचरा रह गया था जिसने उसे उसके विनाश की ओर धकेला और उसे नायकों द्वारा संचालित एक कठपुतली बना दिया। स्नातक समारोह में खड़े होकर उसने खुद से पूछा कि इन नियमों का पालन करने की शपथ सबके सामने लेने का क्या मतलब है। इनके भयावह परिणाम जानते हुए भी इस विचार मात्र से उसे अत्यधिक क्रोध आया। वे उसे फिर से उन नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे। उसकी चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अधिकारी ने उसे बुलाया और उसे अपनी कक्षा में अव्वल आने पर महान नियम सुनाने के लिए आगे आने को कहा। लेकिन जब उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया, तो उसके साथियों ने उसके चौंकाने वाले और रूखे जवाब से उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके साथ ही स्नातकों में भ्रम और विस्मय की स्थिति छा गई, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वह मना करने पर ही नहीं रुका, बल्कि चीखते हुए कहा कि वह ऐसी बेतुकी शपथ नहीं ले सकता। मानकों का पालन करना सबसे मूर्खतापूर्ण और पतित कार्य माना जा सकता है, और उन्होंने सबके सामने जोर से पुष्टि की कि यह कानून बकवास के अलावा कुछ नहीं है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस अभूतपूर्व दुस्साहस को देखकर उपस्थित राक्षसों और छात्रों के चेहरों पर स्तब्धता और भय छा गया।
यही वह निर्णायक क्षण था जब शिक्षा जगत का सबसे बड़ा उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति उस सदी के पागल में बदल गया जिसे वे सदी का पागल कहते थे। आर्चड्यूक आर्कन ब्लेयर ने गुस्से में अपना हाथ पटक दिया और उसे धमकी दी। पवित्र दानव राजा के मानकों का अपमान करने के उसके दुस्साहस के लिए उसे तुरंत फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन उसने पुनर्विचार किया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसलिए उसने उसके पिछले अनुकरणीय व्यवहार और निर्विवाद अपार प्रतिभा को देखते हुए उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने उसे अपने लापरवाह शब्दों को वापस लेने और सामान्य दानव जगत से माफी मांगने या अरिन क्षेत्र में नियुक्ति की सजा भुगतने के बीच एक विकल्प दिया। हॉल ओरिन के बारे में चिंतित फुसफुसाहटों से गूंज रहा था, वह आयाम जिसे राक्षस राजाओं को और निश्चित मृत्युदंड की सजा, जहां वे दर्जनों की संख्या में वहां मरते हैं। कुछ लोग गुस्से से सोच रहे थे कि उसके जैसे अपराधी को मारने के बजाय एक और मौका क्यों दिया गया, जबकि माफी मांगना ही काफी नहीं था। आर्चड्यूक ने उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आरोन सबसे बुरा क्षेत्र है जहां अनगिनत राक्षस राजाओं ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन पियर्स ने उन्हें ठंडे और उद्दंड स्वर में बीच में ही रोक दिया और तुरंत वहां भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने यह साबित करने के लिए जाने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि वे जिन राक्षस राजा मानकों को पवित्र मानते हैं वे वास्तव में हैं। यह सिर्फ बकवास थी जिसने आर्चड्यूक को पूरी तरह से चकित कर दिया। आर्चड्यूक का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपने साथियों को डांटते हुए उसे निराशाजनक बताया और उसे तुरंत हारून में तैनाती क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया। उसने उसे शीर्ष राक्षस राजाओं को दिए जाने वाले सभी विशेषाधिकारों से वंचित करने का फैसला किया और उसके साथ आने वाले सभी राक्षसों को भी उससे वंचित कर दिया। द्वार खुल गया और उसे निकलने के लिए एक सख्त आदेश दिया गया कि जब तक विजय पूरी न हो जाए तब तक उसे राक्षस लोक में वापस न लौटने दिया जाए। गिरते हुए पोर्टल के माध्यम से उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि यह उसके द्वारा फैलाई गई अराजकता का एक अपेक्षित परिणाम था। उन क्षणों में उसे एहसास हुआ कि अरिन ही वह स्थान है जहां उसके पिछले जन्म में उसे मारने वाले नायक रहते हैं। उसे याद आया कि समय को पीछे मोड़ने से पहले भी उसने अपने पहले जन्म में अहंकार और इस विश्वास के कारण अरिन को चुना था कि सबसे शक्तिशाली को सबसे बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी ही होती है। उसने स्वयं स्वीकार किया कि अहंकार के कारण ही उसे पहले अपनी जान गंवानी पड़ी थी, क्योंकि वहां के नायकों की बहुतायत ने उसकी अंधता का फायदा उठाया था। मानकों का पालन। अंततः वह सुरक्षित रूप से उतरा, उत्तरी महाद्वीप में अगस्ट पर्वत की बर्फ के बीच अपने पंख फैलाए, अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। पियर्स ने इस बार जो पहले हुआ था उसकी पुनरावृत्ति न होने देने का संकल्प लिया और तय किया कि वह नायक के मानकों का शिकार बनने के बजाय अपने लाभ के लिए उनका दोहन करेगा। घटनाएं स्नातक समारोह शुरू होने से पहले की स्थिति में लौट आईं। गॉर्डन डेरेक अत्यंत सावधानी से तैयारी कर रहा था। अपनी उपस्थिति को पहले और दानव अकादमी का सर्वश्रेष्ठ स्नातक। दानव जगत के नियमों के अनुसार अकादमी दानवों को राजाओं की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करती है और इस प्रकार शीर्ष दानव को शीर्ष दानव राजा की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस विशेषाधिकार ने दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले अन्य स्नातकों में ईर्ष्या और जलन पैदा कर दी और वे चाहते थे कि काश उन्होंने लॉर्ड पियर्स की सेवा करने का सम्मान पाने के लिए और अधिक प्रयास किया होता। गॉर्डन ने देखा कि सभी दानव राजा महान थे, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था कि महानता में लॉर्ड पियर्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह उन्हें एक चमत्कार मानता था जो सहस्राब्दी में एक बार प्रकट होता है, राक्षसी ड्रैगन का एक वंशज जिसका उल्लेख इतिहास अमर कर देगा। उसके साथ एक ही वर्ष में स्नातक होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उसकी कल्पनाएं बेकाबू हो गईं, यह कल्पना करते हुए कि वे मिलकर किसी भी आयाम पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। एक विशाल मूर्ति की कल्पना करते हुए जो उन्हें एक महान राजा और उसके वफादार सहायक के रूप में एक साथ लाती है। उसने तीव्र उत्साह के साथ राक्षसी दुनिया के इतिहास के गौरवशाली पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का संकल्प लिया। लेकिन जब उसे वह पल याद आया तो वे गुलाबी सपने एक चौंकाने वाली सच्चाई से टकरा गए। पियर्स चिल्लाया और उन मानकों को कचरा बताया। गॉर्डन को एक जबरदस्त झटका लगा जिसने उसके दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके आदर्श पवित्र मानकों का तिरस्कार करते हैं। अपने राजा के शब्दों से अत्यधिक विस्मय और भय के बीच उसकी मानसिक छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई।
दृश्य उत्तरी महाद्वीप में अगस्ट पर्वतों के गहरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया, जहां गॉर्डन बर्फ के बीच भारी बैग लिए पहुंचा। उस पर भ्रम और निराशा के भाव दिखाई दिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा हुआ। पियर्स उसे वहां देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि कोई भी राक्षस उसके साथ नहीं जाएगा। फिर भी आखिरकार एक राक्षस भेजा गया। जब उसने गौर से देखा तो उसने उसे पहचान लिया और उसका स्वागत किया। गॉर्डन ने रोते हुए उससे उस लापरवाह हरकत का कारण पूछा, लेकिन पियर्स ने न समझने का नाटक करते हुए पूछा कि उसका क्या मतलब है। गॉर्डन गुस्से से भड़क उठा। उसे सबके सामने मानकों का अपमान करने और इस वजह से उन्हें घातक हारून के पास निर्वासित करने की याद दिलाई। क्षेत्र निश्चित रूप से उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की, मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अत्यधिक चिंता से अपने बाल नोच लेगा, जिस पर गॉर्डन ने चीखते हुए जवाब दिया कि अब उसके बाल समस्या नहीं हैं। उन क्षणों में पियर्स ने अपने सहायक की वर्तमान स्थिति की तुलना समय को पीछे मोड़ने से पहले की अपनी स्थिति से की, जहां वह आत्मविश्वास और शांति से भरा हुआ था। उसे याद आया जब गॉर्डन उसे प्रोत्साहित करते थे, यह विश्वास दिलाते हुए कि वे मिलकर कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं, और यहां तक कि दावा भी करते थे कि अगर मिशन एरॉन में न होता तो उत्साह महसूस नहीं होता। पियर्स को एहसास हुआ कि परिस्थितियों में अंतर को देखते हुए गॉर्डन की घबराहट जायज़ थी, और उसने उसे उसकी समय यात्रा का सच न बताने का फैसला किया ताकि वह उसे पागल न समझे। मुश्किल से सांस लेने के बाद गॉर्डन ने अपनी पिछली टूटन के लिए माफ़ी मांगी और वास्तविकता को देखते हुए अपने कर्तव्य को निभाने का फैसला किया। वह जल्द ही मानकों से चिपके रहे, याद दिलाते हुए कि पहले नियम के लिए एक मीनार बनाना जरूरी है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसे छिपाया नहीं जाना चाहिए या किसी बहुत कठोर वातावरण में नहीं रखा जाना चाहिए ताकि नायक इसे ढूंढ सके। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि उनका वर्तमान स्थान ऊंचे पहाड़ों और शक्तिशाली राक्षसों से घिरा हुआ है, जिससे यह खतरनाक और मनुष्यों के लिए पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए उन्होंने किसी अन्य स्थान पर जाने का सुझाव दिया। पियर्स ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और इस विशिष्ट स्थान पर मीनार बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की। उन्होंने मीनार का बीज निकाला और उसे जमी हुई जमीन में बो दिया, यह समझाते हुए कि इसे बढ़ने के लिए दानव राजा के रक्त की आवश्यकता होती है। गागे फिर से घबराहट से भरकर पियर्स ने उस पर मानकों का उल्लंघन करने और राक्षस राजा के अहंकार को हवा में उड़ाने का आरोप लगाया, जिस पर पियर्स ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि उसने कभी उन नियमों का पालन करने की शपथ नहीं ली। पियर्स ने अपने सहायक की घृणा को गहराई से समझा, यह महसूस करते हुए कि एक राक्षस के लिए अपनी हड्डियों में गहराई तक उकेरे गए सिद्धांत को नकारना कितना कठिन है। पियर्स ने मानकों को अस्वीकार करने की कठिनाई को स्वयं उचित ठहराया, यह मानते हुए कि जब तक कोई मृत्यु या उसके समान ही किसी कठोर अनुभव का अनुभव नहीं करता, तब तक वह उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे राक्षसों के रूप में उनकी संरचना का हिस्सा हैं। उसने अपना हाथ तेजी से काटा, गॉर्डन को ध्यान से सुनने के लिए निर्देशित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राक्षस राजा के मानक केवल बकवास हैं, विशेष रूप से उनके वर्तमान क्षेत्र आरोन का उल्लेख करते हुए। उसका रक्त मीनार के बीज पर प्रवाहित हुआ, जिससे वह सक्रिय हो गया और बीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, प्रकाश की एक लाल किरण छोड़ी और उनके सामने एक जादुई घेरा बना दिया। पियर्स ने बताया कि इसका कारण यह है कि आरोन नायकों से अवर्णनीय रूप से भरा हुआ था। जब मीनार प्रदर्शन कर रही थी, ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन कबीले के पियर्स दास इसके उपयोगकर्ता के साथ पहचान प्रक्रिया के दौरान जब मीनार वास्तव में प्रकट होने लगी, तो पियर्स ने अपने अनुयायी को यह कड़वी सच्चाई बताई कि अनगिनत मीनारों को नष्ट करने के बाद मनुष्यों को उनकी कार्य प्रणाली का एहसास हुआ और उन्होंने दानव राजा मानकों को उनके विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे इस क्षेत्र में राजाओं की निरंतर मृत्यु का कारण बनता है। गॉर्डन के विस्मय से पहले पियर्स ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें नायक मानक कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे अब राक्षसों की सेवा नहीं करते। मीनार का आह्वान बर्फ के बीच बना टावर बनकर तैयार हो गया और दोनों उसके सामने खड़े होकर उसकी विशालता पर विचार करने लगे। पियर्स ने अपने सहायक को अंदर आने को कहा, लेकिन पहली मंजिल पूरी तरह खाली थी। गॉर्डन ने दुख के साथ देखा कि एक सामान्य टावर में जटिल संरचनाएं और राक्षस होने चाहिए, लेकिन यह टावर खाली और बिना किसी विशेषता के है।
मानो किसी राक्षस राजा के लिए डिज़ाइन किया गया हो जिसके विशेषाधिकार छीन लिए गए हों। यही स्थिति 5वीं मंजिल तक जारी रही जहां राजा का कमरा था, जो भी खाली था। गॉर्डन ने स्वीकार कर लिया। पहले से बने टावर के बारे में वास्तविकता तो समझ में नहीं आई, लेकिन मानकों के कम से कम दूसरे नियम का पालन करना जरूरी समझा। उसने साथियों को उस नियम की याद दिलाई जिसके अनुसार राजकुमार या राजकुमारी का अपहरण करना अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादा शैतानी शक्ति प्राप्त करने के लिए सिंहासन के पास रहना जरूरी है। उसने सलाह देने की अनुमति मांगी तो राजा मान गया। फिर उसने एक नक्शा दिखाया जिसमें बताया गया था कि कोरोसन राज्य एयरगेस्ट पर्वतों के सबसे करीब है। उसने उत्साह से राजकुमारी का अपहरण करने का सुझाव दिया। राज्य के क्रोध और दुख को आत्मसात करने और तेजी से विकास करने के लिए उत्तराधिकार में सर्वोच्च पद। पियर्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। गॉर्डन के संदेहों का अनुमान लगाने के बावजूद अपहरण के विचार से सहमत हो गया, लेकिन उसने एक विशिष्ट राजकुमारी की उपस्थिति का संकेत दिया जिस पर उसकी नज़र थी। गॉर्डन उत्साहित हो गया और उसने मिशन में मदद की पेशकश की, लेकिन पियर्स ने उसे इस बहाने से मीनार की रखवाली करने का आदेश दिया कि राजा का निवास खाली न रहे। गॉर्डन ने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि उसका स्वामी अपने घर लौट आया है। इंद्रियों और यह कि उसके पिछले कृत्य केवल स्नातक होने के कारण उत्पन्न तनाव थे ने स्थिति को ठीक करने की आशा दी। और जब सहायक ने लक्ष्य की पहचान के बारे में पूछा तो पियर्स ने उसे हिल्डेरिन राज्य चुनकर चौंका दिया, जो सुदूर दक्षिण में स्थित राष्ट्र था और मीनार से सबसे दूर था। पियर्स दूर एक महल की खिड़की की ओर उड़ गया और अपने लक्ष्य को 13वीं राजकुमारी के रूप में पहचाना, जिसकी उपस्थिति सबसे कम और प्रभाव सबसे कम था। वह उसके कमरे में घुस गया और अपने आगमन की घोषणा की। उसे देखकर गॉर्डन दूसरी तरफ से चिल्लाया कि यह चुनाव मानकों के बिल्कुल विपरीत है। इस बीच राजकुमारी हैरानी से उसे देखती रही, उसकी पहचान के बारे में सोच रही थी। पियर्स राजकुमारी के कमरे में घुस आया और बेरुखी से घोषणा की कि वह राक्षस राजा है और उसका अपहरण करने आया है, लेकिन राजकुमारी ने उसे एक हल्की सी हंसी के साथ स्वीकार किया जो ऐसी स्थिति में अजीब लग रही थी। डरने के बजाय उसने उससे साहस और चुनौती के साथ पूछा कि क्या उसे संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा है, जिससे उसका आश्चर्य बढ़ गया। पियर्स को उसका सवाल अजीब लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या वह राक्षस राजाओं को मजाक समझती है, और उसने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया कि एक राक्षस राजा होने के नाते वह ऐसा कर सकता है। यहाँ राजकुमारी ने तुरंत आत्मसमर्पण करके उसे चौंका दिया, यह कहते हुए कि वह उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति देगी, जिससे पियर्स हैरान और विस्मित हो गया। पियर्स को उसकी संदिग्ध शांति पर शक हुआ और उसने उससे उसकी योजना के बारे में पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि एक राजकुमारी होने के नाते उसे हमेशा से उम्मीद थी कि किसी दिन ऐसा होगा। उसने उसे ऐसा करने से मना किया, उसे धोखा देने के लिए, यह पुष्टि करते हुए कि वह नरमी नहीं बरतेगा और उसे फंसाने नहीं देगा क्योंकि वह भी एक विकट परिस्थिति में है। राजकुमारी ने किसी भी साजिश के अस्तित्व से इनकार किया और तर्क से पूछा कि जब उसे उसके आज आने की जानकारी ही नहीं थी तो वह जाल कैसे बिछा सकती है। पियर्स ने मन ही मन उसके तर्क की सत्यता को स्वीकार किया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। राजकुमारी ने उसकी सोच को रोकते हुए उसे जाने का निमंत्रण दिया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह उसे उठाकर ले गया और कान के पहाड़ों में अपने टावर पर वापस उड़ गया। उसके आगमन पर गॉर्डन ने उत्सुकता और तनाव के साथ उसका स्वागत किया। पियर्स ने राजकुमारी को जेल के बजाय चौथी मंजिल पर एक कोने में रखने का आदेश दिया और यह तर्क दिया कि वह प्रतिरोध नहीं कर रही थी और उसे कुछ रियायत देने को तैयार थी। गॉर्डन मान गया। फिर उसने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने को कहा। दृश्य चौथी मंजिल पर स्थानांतरित हो गया जहां राजकुमारी अकेली रह गई थी। वह ठंडी, कठोर फर्श पर बैठी अपने आप से फुसफुसा रही थी कि वह सचमुच अपहरण कर लिया गया। वह खाली कमरे पर विचार करने लगी, तकियों, कंबलों और नौकरों की अनुपस्थिति, सुंदर बगीचों और राज्य में उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी विलासिता की कमी को देखते हुए। इन सभी अभावों के बावजूद उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बुदबुदाया कि स्थिति बहुत बुरी नहीं थी। इस बीच गॉर्डन ने अपने स्वामी को राक्षसों के टावर से आया एक निमंत्रण दिखाया। उसने बताया कि यह नए राक्षस राजा के स्वागत समारोह के लिए था, लेकिन साथियों ने इसे एक दयनीय प्रयास मानते हुए इस विचार का मजाक उड़ाया। उसे परेशान करने और उस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए
उन्होंने आगे कहा कि राक्षस राजाओं का अभिमान आमतौर पर उन्हें सहयोग करने से रोकता है, लेकिन हारून की कठोर और अभूतपूर्व परिस्थितियों ने उन्हें उस अभिमान को त्याग कर साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। पियर्स ने निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने पहले उन्हें कमज़ोर समझकर अनदेखा किया था, लेकिन अब उन्हें उनसे संवाद करने की ज़रूरत समझ आ रही है। पियर्स जंगल के बीच राक्षसों के विशाल टावर पर पहुंचे। वहां उनका स्वागत राक्षसों के राक्षस राजा ड्रेक्सिन ने किया, जिन्होंने 70 साल से इस जगह पर राज कर रहा है, अपने सिंहासन पर बैठा है और जमकर मांस खा रहा है। ड्रेक्सन ने उसे खारिज करते हुए पूछा कि क्या वह परंपराओं का मजाक उड़ाने वाला नया राजा है, और उसे अप्रभावी बताया। पियर्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और पूछा कि क्या वह लड़ाई चाहता है, और उसे निमंत्रण का कारण बताने को कहा। ड्रेक्सन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा और बताया कि आर्चड्यूक आर्केन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे उस पर नजर रखने का काम सौंपा था। पियर्स ने आर्चड्यूक का सीधा अपमान करते हुए जवाब दिया, उन्हें एक परेशान करने वाला बूढ़ा पिशाच बताया और उनका मजाक उड़ाया। हारून के लिए उसका निर्वासन उसे खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आर्चड्यूक को संबोधित करते हुए इस दुस्साहस पर ड्रेक्सन क्रोधित हो गया और अचानक एक उत्तेजक कदम उठाते हुए उसने पियर्स की ओर मांस का एक टुकड़ा फेंका और उसे चाटने का आदेश दिया। ड्रेक्सन ने धमकी दी कि अगर वह मांस का टुकड़ा चाट ले तो वह उसकी अशिष्टता को क्षमा कर देगा, लेकिन पियर्स ने एक आलंकारिक प्रश्न पूछकर उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और पूछा कि क्या ड्रेक्सन को सचमुच उसके यहाँ आने का कारण नहीं पता। ड्रेक्सन ने अहंकार से समझाया कि वह कारण जानता है, जो कि पियर का उपहास है, पवित्र दानव राजा परंपराओं के अनुसार। पियर्स ने उसे बीच में ही टोक दिया और याद दिलाया कि ये परंपराएं उन्हें एक दूसरे को मारने से मना करती हैं। फिर उसने अपने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे जमीन धंस गई। ड्रेक्सन उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। पियर्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा कि क्या उसे सचमुच लगता है कि वह उस नियम का पालन करेगा। ड्रेक्सन ने अपने प्रतिद्वंद्वी से एक भयानक आभा निकलती हुई महसूस की, जिससे उसे स्थिति के बारे में अपनी गलत राय का एहसास बहुत देर से हुआ। उसने आर्चड्यूक आर्केन और उसके बारे में बात करके हकलाने की कोशिश की। राजकुमारी के अपहरण को सुनिश्चित करने के आदेश देते हुए पियर्स को धमकी दी कि अगर उसने 1 महीने के भीतर रिपोर्ट जमा नहीं की तो वह अपना अधिकार खो देगा। पियर्स ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा कि उसे इसी बातचीत की उम्मीद थी और उसे बताया कि उसने वास्तव में एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। उसने एक ऐसे लहजे में कहा जिसका आशय यह था कि वह उसकी पसंद के बिल्कुल अनुकूल है, जिससे ड्रेक्सिन उलझन में पड़ गया। पियर्स ड्रेक्सिन को पीछे छोड़कर राक्षसों के टावर से चला गया। फिर वह एरस्ट पर्वतों में अपने टावर पर लौट आया। गॉर्डन ने उसकी प्रशंसा की, दानव राजा की महानता दिखाने के लिए गुरु की प्रशंसा की, लेकिन पियर्स ने जो हुआ उसे कम करके आंका, यह पुष्टि करते हुए कि यह कोई खास बात नहीं थी और उनका प्रतिद्वंद्वी फिलहाल इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बावजूद उन्होंने तैयारी की जरूरत पर जोर दिया और गॉर्डन को राजकुमारी की हालत जांचने का आदेश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका शोषण कैसे किया जाए। पियर्स मन ही मन अन्य दानव राजाओं के रुख को लेकर चिंतित थे, यह समझते हुए कि उनके खिलाफ उनका गठबंधन एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसके परिणाम परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों की संख्या उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसने जिद की कि अगर समय पीछे चला जाए तो वह फिर से वही रास्ता चुनेगा, उस कचरे के आगे झुकने की बजाय मौत को तरजीह देगा। उसने अतीत की गलतियों को न दोहराने और इस बार अपनी नींव बिल्कुल नए सिरे से बनाने का संकल्प लिया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि एक निम्न श्रेणी की राजकुमारी का अपहरण करने से उसे कुछ ऊर्जा अंक मिलेंगे, लेकिन उसने इसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प समझा। लेकिन जब उसने अपने अंकों की जांच की और पाया कि वे 13,000 से ज्यादा हो गए हैं, तो वह अचानक चौंक गया, जिससे वह अत्यधिक विस्मय में था। उसकी सोच में रुकावट तब आई जब मॉन्स्टर्स टावर से एक वीडियो संदेश आया, जिससे वह उसके विषय पर सोचने लगा। ड्रेक्सन वीडियो में पियर्स को नए राक्षस राजा के रूप में बधाई देते हुए दिखाई दिए और अपनी पहली बुरी मुलाकात के बावजूद सद्भावना के संकेत के रूप में एक उपहार देने की इच्छा व्यक्त की। ड्रेक्सन ने स्वीकार किया कि आरोन में पियर्स की उपलब्धियां आसान नहीं हैं। उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की और सोचा कि क्या परंपराओं का उनका उपहास किसी बड़ी चीज को छिपाने के लिए था। पियर्स को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक गॉर्डन घबराकर कमरे में घुस आया
और चिल्लाने लगा कि चौथी मंजिल पर कोई गंभीर समस्या है। पियर्स वहां दौड़े और एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। खाली और ठंडी मंजिल फूलों और तितलियों से भरे एक हरे भरे बगीचे में बदल गई थी। मीनार की हालत देखकर पता चल रहा था कि चौथी मंजिल पर प्राकृतिककरण की प्रक्रिया चल रही थी। इस जादुई बगीचे के बीच राजकुमारी दैवीय आत्माओं से घिरी खड़ी थी, जिससे साथियों को एहसास हुआ कि उसने एक जादुई मीनार के अंदर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। उसे एहसास हुआ कि यह उपलब्धि केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने चार तत्वों में निपुणता प्राप्त कर ली हो और यह याद रखा हो कि इस महाद्वीप में केवल एक ही आत्मा तत्ववादी है जो ऐसा करने में सक्षम है। उसने उससे पूछा कि वह 13वीं राजकुमारी नहीं है जैसा उसने सोचा था, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि उसे लगा था कि उसने उसे एलेना समझ लिया है। पियर्स ने आश्चर्य से उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछा। उसने अपना नाम हिल्ड्रिन बताया और गर्व से घोषणा की कि वह हिल्ड्रिन राज्य की पहली राजकुमारी है। और राज्य में यह चौंकाने वाली खबर फैल गई कि पहली राजकुमारी का राक्षस राजा ने अपहरण कर लिया है। हिल्डेरिन राज्य में राजा क्रोधित हो गया, चीखने लगा और अपनी प्रिय राजकुमारी एरॉन नान का अपहरण करने की हिम्मत करने वाले को धमकी देने लगा। उसने तुरंत सबसे शक्तिशाली वीरों और पूरी सेना को इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि राजकुमारी को वापस लाया जा सके और मूर्ख राक्षस राजा का सिर काट दिया जा सके। इस अफरा-तफरी के बीच राजकुमारी पियर्स को अपने पिछले सवाल की याद दिलाने के लिए लौटी कि क्या वह उसे संभाल सकता है, और इस बात की पुष्टि की कि उसके उस सवाल के पीछे यही कारण था। पियर्स ने समझाया कि वह उसके रूपरंग से धोखा नहीं खा रहा था, क्योंकि उसने एक प्रतिभाशाली, मन से भरपूर, तात्विक चुड़ैल के अस्तित्व के बारे में सुना था और उसे पहचानना उसके लिए असंभव था। वह उत्सुकता से सोच रहा था कि उसने उस अपार ऊर्जा को उससे कैसे छिपाया। राजकुमारी ने अपने हाथ में एक अंगूठी दिखाई और बताया कि यह एक शाही विरासत है जो मन को छिपा सकती है। राजकुमारी ने पियर्स से पूछा कि क्या वह उसकी असली पहचान जानने के बाद उसे वापस लौटाने का इरादा रखता है, लेकिन उसने इस विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, यह सोचकर कि राजकुमारी को वापस लौटाने से वह उपहास का पात्र बन जाएगा और कोई राज्य उससे डरेगा, जिससे उसके लिए राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। उसने उसे पकड़कर रखने का फैसला किया, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अचानक सिस्टम ने उस पर अत्यधिक क्रोध का पता लगा लिया, जिससे उसके राक्षसी ऊर्जा बिंदुओं में अचानक वृद्धि हुई और यह 19,000 से अधिक हो गया। पियर्स को एहसास हुआ कि राज्य ने उसे अपहरणकर्ता के रूप में पहचान लिया है और चाहे वह पहली राजकुमारी हो या 13वीं राजकुमारी, स्थिति नहीं बदलेगी। पियर्स ने राजकुमारी को पुष्टि की कि वह अभी भी एक बंधक है राज्य में उसका। राजा ने राक्षस राजा को मारने और राजकुमारी को वापस लाने के लिए निर्णायक आदेश जारी किए, लेकिन सलाहकारों को दुविधा का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें अभी तक जिम्मेदार राक्षस राजा की पहचान नहीं पता थी। इसलिए उन्होंने टोही गश्ती दल भेजे और राजा को प्रतीक्षा करने को कहा। राजा उनके सामने गुस्से से भड़क उठे और अपनी बेटी के अपहरण के दौरान कुछ न करने के लिए उन्हें डांटा और उन्हें जल्दी से अपराधी का पता लगाने का आदेश दिया। सलाहकारों में से एक ने राजा को हाल ही में एक पड़ोसी के अपहरण की घटना की याद दिलाई। देश के राजकुमार को काम के राक्षस राजा ने कैसे मार डाला और कैसे इससे सबका क्रोध उस पर भड़क उठा और वीरों ने उसका वध कर दिया। वह असमंजस में पड़ गया कि उस जीवित उदाहरण के बावजूद एक और राक्षस राजा उसकी राजकुमारी का अपहरण करने का साहस क्यों कर रहा है, और उसे यह बात बेहद अजीब लगी। बाकी सलाहकारों को एहसास हुआ कि वाकई कुछ अजीब है। राजा ने अनुमान लगाया कि यह खबर किसी नए राक्षस राजा की ओर इशारा कर रही है। अचानक एक सैनिक उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया जहां उसके निशान मिले थे। टेलीपोर्टेशन जादू से पता चला कि वे उत्तर दिशा में ईयरगस्ट पर्वत की ओर जा रहे थे। राजा और उनके सलाहकार इस मंजिल से हैरान थे क्योंकि ईयरगस्ट पर्वत सुदूर उत्तर में स्थित हैं जबकि उनका राज्य सुदूर दक्षिण में है। दानव राजा के टावर में गॉर्डन हिल्ड्रिन साम्राज्य की सेना के आगमन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है, लेकिन पियर्स आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि रास्ते के खतरे और कई लोगों की मौजूदगी को देखते हुए हिल्ड्रिन साम्राज्य उस तक नहीं पहुंच पाएगा। उनके और पहाड़ों के बीच के देश। उन्होंने विशाल दूरी और भौगोलिक तथा राजनीतिक बाधाओं का आकलन किया था जो सेना को दूसरे देशों से होकर गुजरने से रोकती थी।
पियर्स ने आगे कहा कि मध्यवर्ती देश अपनी सीमाएं किसी विदेशी सेना के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, एक नायक संघ को नियुक्त करना। राजा ने वास्तविकता के आगे घुटने टेक दिए और नायक संघ से संपर्क करने का आदेश दिया। लेकिन संघ मुख्यालय में जैसे ही उन्हें पता चला कि गंतव्य सबसे पुराने पहाड़, नायकों ने नारकीय राक्षसों से भरी जगह में अपनी जान जोखिम में डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिल्डेरिन का राजा उन्हें निश्चित मौत के घाट उतार देगा। पियर्स ने इस परिदृश्य की सटीक भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसे के लालच में नायक कितनी खतरनाक जगह पर जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे, और इसी वजह से उन्होंने वहीं अपना अड्डा बनाने का फैसला किया। उनकी कड़ी योजना और एरॉन के बारे में गहन ज्ञान ने गॉर्डन को प्रभावित किया, जिसे ऐसा लगा जैसे उसका स्वामी पहले भी इस जगह पर रहा हो, भले ही उसकी स्पष्ट नियमों का उल्लंघन। राज्य में राजा अत्यधिक आश्चर्य और क्रोध से चीख पड़ा, क्योंकि कोई भी नायक मिशन के लिए आगे नहीं आया और सोच रहा था कि राजकुमारी को बचाने में नाकाम रहने पर भी वे खुद को नायक कैसे कहलाते हैं। सलाहकार ने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि हारून क्षेत्र के नायक दूसरों से अलग हैं, क्योंकि वे किसी भी चीज़ से ज़्यादा भौतिक लाभ की परवाह करते हैं, जिससे वे अपने मिशन में बेहद चयनात्मक हो जाते हैं। इस बीच टावर के अंदर पियर्स सिस्टम स्टोर की जांच कर रहा था, जो उसे 10,000 अंकों की कीमत पर कंकाल जैसे सैनिक खरीदने या आयामी हस्तक्षेप को कम करने की पेशकश की। यह महसूस करते हुए कि एक उपयुक्त सेना बनाने में लंबा समय और विशाल संसाधन लगेंगे, वह अपने सिंहासन पर बैठ गया और गंभीरता से सोचने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान राक्षसी ऊर्जा नायकों की पूरी सेना का सामना करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हालत थी। उसे अपने पिछले जन्म से अच्छी तरह से जाना जाने वाला पुराना डर याद आ गया। इस बाधा को दूर करने के लिए उसने गॉर्डन को ड्रेक्सिल से तुरंत संपर्क करने का आदेश दिया और अपनी घोषणा की, मानव मुद्रा के बदले राक्षसी ऊर्जा बेचने का इरादा। गॉर्डन इस विचार से अचंभित रह गया और आश्चर्य और अविश्वास से चीखने लगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि राक्षसी ऊर्जा सपनों की मुद्रा है जो उन्हें अपनी जाति की सीमाओं को पार करने, टावरों को खोलने और राक्षसों को बुलाने की अनुमति देती है। तो वह इसे सस्ती मानव मुद्रा के बदले कैसे दे सकता था? पियर्स ने अपने फैसले को यह कहकर उचित ठहराया कि उसे विश्वास था कि ड्रेक्सिन एक बड़ी रकम देगा और इस पैसे के बिना वह अपने नायकों को नहीं रोक पाएगा। वर्तमान ऊर्जा और उसने पुष्टि की कि मानव धन का उपयोग करके वह एक काम कर सकता है। उसने अपनी दृष्टि पहाड़ों के पास स्थित किलेनुमा शहर होल्टन की ओर मोड़ दी। पियर्स भाड़े के सैनिकों की पोशाक में शहर के द्वार पर पहुंचा, जहां पहरेदारों ने उसे रोक दिया और एक भाड़े के सैनिक के अकेले पहाड़ों पर आने और उस पर शक करने के पागलपन की कड़ी निंदा की। बहस करने के बजाय उसने उन पर एक सोने का सिक्का फेंका, जिससे वे वहीं जम गए। उसने उन्हें आंख मारी, यह संकेत देते हुए कि राशि उनके बीच बांट दी जाएगी, जिससे वे उसके लिए तुरंत रास्ता खोल दो। वह शहर में दाखिल हुआ और उस जगह की बारीकियों की जानकारी न होने के कारण एक मार्गदर्शक की तलाश करने का निश्चय किया। दृश्य क्रिम्सन फाल्कन मर्सेनरी गिल्ड के मुख्यालय में बदल गया, जहां सदस्य आराम से शराब पी रहे थे और उनमें से एक ने जल्द ही वहां से निकलने का सुझाव दिया, लेकिन नेता ने उस जगह को आदर्श मानते हुए इस विचार को अस्वीकार कर दिया। नेता ने सैनिकों को राक्षसों से लड़ने देने के अपने दर्शन के बारे में बताया, जबकि वे युद्ध में लूट का माल इकट्ठा करने में ही संतुष्ट रहते हैं और सोच रहे थे कि क्या हो सकता है उससे बेहतर। बातचीत पहाड़ों में नए राक्षस राजा की अफवाहों पर भी छिड़ी, जहां उनमें से एक ने इसका मजाक उड़ाया और इसे झूठी खबर बताया, क्योंकि राक्षस राजा आमतौर पर अपने टावर ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहां नायकों की पहुंच आसान हो। उन्होंने हिलरिन राजकुमारी के अपहरण की खबर का मजाक उड़ाना जारी रखा, इस बात को खारिज करते हुए कि कोई राक्षस राजा किसी राजकुमारी का अपहरण करने के लिए पूरे महाद्वीप को पार करेगा। उनमें से एक ने बताया कि नायक संघ ने गंतव्य की खबर सुनते ही मिशन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अंत में यह पता चला कि यह सारा मामला सिर्फ एक नाटक और ज्यादा पैसे ऐंठने की चाल थी। नेता उनकी राय से सहमत था और पैसे के मामले में इन लोगों के पागलपन को स्वीकार करता था। अचानक पियर्स नेता के पीछे प्रकट हुआ और तब उसे उनके व्यवहार का कारण समझ आया। भाड़े के सैनिक उसके अचानक उनके बीच प्रकट होने से घबराकर उछल पड़े और उसकी पहचान के बारे में सोचने लगे। पियर्स व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया,
यह देखते हुए कि वे मामलों के बारे में व्यापक जानकारी रखते हैं जिससे वे उसके लिए आदर्श मार्गदर्शक बन जाते हैं, और आदेश दिया कि केवल एक ही बचे, जबकि बाकी लोग चले गए। भाड़े के सैनिकों ने उसे घुसपैठिया समझकर उस पर हमला कर दिया और कसम खाई कि वह जिंदा नहीं बचेगा। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन पियर्स ने अत्यंत कुशलता से उनका मुकाबला किया और करारा प्रहार किया। उनमें से एक ने पीछे से उस पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन पियर्स ने अद्भुत तेजी से हमले को रोक दिया। दुश्मन हैरान रह गया जब पियर्स ने इतनी आसानी से उसका हथौड़ा पकड़ लिया। अंत में उसने खुद को भाड़े के सैनिकों से घिरा पाया जो उस पर अपने क्रॉसबो तान रहे थे। पियर्स लड़ाई जारी रखता है और विशाल दुश्मन को दूसरे की ओर फेंक देता है। भाड़े के सैनिक पियर्स द्वारा अपने साथियों को पूरी आसानी से खत्म कर देने के बाद भाड़े के सैनिकों का नेता डर जाता है और उसे राक्षस कहता है। भाड़े के सैनिकों की इमारत के बाहर उनमें से एक ने निराशा में पूछा कि वे लड़ते क्यों रहते हैं, और दूसरे ने सोचा कि इतनी लड़ाई के बाद भी उन्हें थकान क्यों नहीं महसूस होती। पियर्स द्वारा बाकी भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के बाद वह उनके नेता के पास गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और अंधेरे में चमकती आंखों से उसे आश्वासन दिया कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो वह उसे जिंदा रखेगा। सवाल: उसके नीचे लेटा भाड़े का सरदार डर से कांप उठा और जल्दी से मान गया। दया की भीख मांगने लगा। पियर्स ने उनसे गुलामों के बाजार के बारे में पूछा। सरदार उसे एक आलीशान महल में ले गया जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था। पियर्स ने देखा कि बाजार में सिर्फ मानव गुलाम ही बिकते हैं। सरदार ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि क्या उसे यह पसंद नहीं आया। पियर्स ने उससे पूछा कि क्या कोई और दुर्लभ चीज़ है, और सोने के सिक्कों से भरा एक थैला उसकी ओर फेंक दिया। सरदार का रवैया तुरंत बदल गया और वह उसे ले गया बाजार के दूसरे हिस्से में। रास्ते में पियर्स मन ही मन सोच रहा था कि नेता अपने भाड़े के अनुयायियों के साथ जो हुआ उसे देखकर कैसे शांत रह सकता है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य और राक्षस एक जैसे हैं। पहला धन का लालची है और दूसरा ऊर्जा का। वे भूमिगत काल कोठरी में पहुंचे जहां नेता ने रास्ता दिखाया। पियर्स को याद आया जब गॉर्डन ने उससे पूछा था कि वह मानव धन का क्या करना चाहता है, तो पियर्स ने उसे उत्तर दिया कि वह दास खरीदेगा। उसने अपना लक्ष्य ठीक उसी तरह निर्धारित किया जैसे अन्य मनुष्यों द्वारा कब्जा की गई कई जातियां। उसने बताया कि वह विशेष रूप से एक ऐसे योगिनी की तलाश में था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता हो, ताकि वह उसे एक जासूस के रूप में इस्तेमाल कर नायकों के बीच अराजकता फैला सके। इसी बीच नायक हेलेन कारगिल राज्य में पहुंची, जहां राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और नायक के मिशन को स्वीकार करने में अपना विश्वास व्यक्त किया। हेलेन ने अपनी स्वीकृति की पुष्टि की और राजकुमारी को बचाने और न्याय के नाम पर राक्षस राजा का सिर लाने का वचन दिया। दास बाजार में वापस आकर व्यापारी ने पियर्स से पूछा कि उसे किस तरह के दास चाहिए, तो पियर्स एक बंदी एल्फ की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसे खरीद लेगा। यह दर्शाता है कि भाड़े का सैनिक इसकी कीमत चुकाएगा। भाड़े का सैनिक चौंक गया और उसने आपत्ति जताई, लेकिन पियर्स ने उसे एक भयानक नज़र से देखा जिससे वह तुरंत पीछे हट गया और हथलाते हुए मान गया। पियर्स ने अपने साथियों से कमरे से बाहर जाने को कहा क्योंकि वह कुछ जांचना चाहता था, लेकिन व्यापारी ने उसे चेतावनी दी कि एल्फ पागल हो सकता है। लेकिन पियर्स ने उसे आश्वासन दिया कि अगर कोई नुकसान हुआ तो वह इसकी कीमत चुकाएगा। पियर्स ने जंजीरों में जकड़े एल्फ को देखा, यह देखते हुए कि कैसे इंसानों ने इस नेक प्राणी को एक दुखी गुलाम एल्फ ने पियर की राक्षसी ऊर्जा को महसूस किया और आश्चर्य से उससे पूछा कि एक राक्षस एक एल्फ में क्यों दिलचस्पी रखता है। पियर्स ने उसे इंसानों से बदला लेने का मौका दिया। एल्फ ने माना कि प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन वह राक्षसों पर उतना ही भरोसा नहीं कर सकता जितना वह इंसानों पर करता है। पियर्स ने उसे आश्वस्त किया कि वह अलग है और उसे एक सौदा पेश किया, सुरक्षा और आज़ादी के बदले 50 साल की वफादारी, और उसे याद दिलाया कि उसकी जाति के लिए 50 साल कोई लंबी अवधि नहीं है और यह प्रस्ताव कहीं बेहतर है उस अपमान से ज़्यादा जिसमें वह जी रहा है। लेकिन एल्फ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, पियर्स को याद दिलाते हुए कि राक्षस एल्फों द्वारा प्रदत्त विश्व वृक्ष को नष्ट करना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप उस विश्व को नष्ट कर देते हैं जिसे वह बनाए रखता है। उसने तीखे स्वर में पूछा कि वह उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। पियर्स को गहराई से एहसास हुआ कि एल्फ ने बिल्कुल सही कहा था और एक एल्फ से मदद मांगना तो अजीब ही है।
पियर्स ने राक्षस राजा के मानकों पर शपथ ली कि वह अपना वादा निभाएगा और विश्व वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक ऐसी शपथ जो राक्षसों के लिए पवित्रता में, कल्पित बौनों के लिए वृक्ष। बदले में उसने मेपल जनजाति के कल्पित बौने ग्रेनाडा से विश्व वृक्ष पर 50 वर्षों तक अपनी वफादारी की शपथ लेने को कहा। ग्रेनाडा इस विचित्र राक्षस के व्यवहार से हैरान था, लेकिन इस शर्त पर मान गया कि वह उस राक्षस राजा से मिले जिसने पियर्स को भेजा था। यहाँ पियर्स ने राक्षस राजा के रूप में अपनी असली पहचान बताकर उसे चौंका दिया। ग्रेनाडा उसकी बातों से हैरान रह गया। ग्रेनाडा ने इस दावे का मजाक उड़ाया और इस विचार का खंडन किया कि एक राक्षस राजा स्वयं एक दास खरीदने आएगा, खासकर जब से उनकी शक्ति, जैसे जैसे वे अपने टावर से दूर जाते हैं उनकी शक्ति कमजोर होती जाती है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पियर्स को चुनौती दी कि अगर वह अपनी बात सच साबित कर दे तो वह 50 की बजाय 100 साल के लिए उसकी वफादारी की शपथ लेगा। दृश्य तुरंत पियर्स टावर की 5वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां ग्रेनाडा ने अचानक खुद को वहां पाया। पियर्स ने उसे 100 साल के बाद एक याद दिलाई, जिससे ग्रेनाडा को एहसास हुआ कि वह एक असली राक्षस राजा के सामने खड़ा है। ग्रेनाडा टावर के खालीपन की शिकायत करने लगा और तीसरी मंजिल तक किसी भी चीज की कमी की ओर इशारा करने लगा। जब उसने देखा कि चौथी मंजिल पर बिना किसी राक्षस की सिर्फ प्रकृति थी, तो उसकी नापसंदगी और बढ़ गई। व्यंग्यात्मक लहजे में सोच रहा था कि पियर्स इतने जर्जर टावर से नायकों को कैसे रोक पाएगा। उसने उसे भरोसा दिलाया कि इस रफ्तार से तो वह 1 साल भी नहीं टिक पाएगा, इससे पहले कि नायक उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसी जगह पर काम करने से इनकार कर दिया। पियर्स ने अपनी कच्ची शैतानी ऊर्जा से जबरदस्त दबाव डाला और एल्फ को उनके बीच हुए अनुबंध की याद दिला दी। ग्रेनेडा को उस जबरदस्त शक्ति से बेहद डर लगा। उसे यकीन था कि वह एक असली राक्षस राजा की उपस्थिति। धीरे धीरे उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। यह मीनार अपने खालीपन के बावजूद विनाशकारी राक्षसों से भरे उनके पहाड़ों में स्थित है। फिर भी आते समय किसी राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, यानी वे राक्षस किस राक्षस राजा से डरते हैं। ग्रेनाडा ने वास्तविकता के आगे घुटने टेक दिए और महान विश्ववृक्ष के नाम पर वफादारी की शपथ ली। 100 वर्षों तक सेवा करने का वचन दिया। मन ही मन उसे राजा द्वारा सौंपी गई एक दुष्ट योजना के माध्यम से अपना बदला लेने की उम्मीद थी, लेकिन साथियों ने उसे चौंका दिया। उसने अपना पहला अनुरोध उससे किया और उसके लिए खाना बनाने को कहा। एल्फ स्तब्ध खड़ा रहा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रसोई में सब्जियां काटते हुए वह असमंजस में पड़ गया कि वह एक दुष्ट योजना में शामिल होने के बजाय घर का काम क्यों कर रहा है। राजकुमारी एरन भी उसके साथ शामिल हो गई और उत्साहपूर्वक मदद की पेशकश की, जिससे एल्फ की उलझन और बढ़ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी 5वीं मंजिल पर स्थित भोजन कक्ष में चले गए, जहाँ वे एक भरपूर मेज के चारों ओर बैठ गए। ग्रेनाडा ने झिझकते हुए अपने स्वामी से पूछा। साथियों को लड़की की पहचान के बारे में बताने के लिए उसे पता चला कि वह पहली राजकुमारी हिल्डेरिन है। ग्रेनाडा को एक और झटका लगा। वह अपने मालिक के चेहरे पर राजकुमारी के अपहरण के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वह फिर से खाली मीनार की उपयोगिता पर सवाल उठाने लगा, आने वाले नायक के हमले के खिलाफ। लेकिन साथियों ने परवाह नहीं की और उसे बैठकर खाने का आदेश दिया, यह समझाते हुए कि उसे खरीदने का असली कारण यही है। उसका खाना पकाने का कौशल उत्कृष्ट है। राजकुमारी भी मुस्कुराती रही, जबकि एल्फ पूरी तरह से डूब गया। इस वास्तविक स्थिति पर असमंजस की स्थिति। अंत में एल्फ ने सोचा कि क्या पियर्स उसे चौथी मंजिल पर नायकों से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन पियर्स ने इससे इनकार किया और पुष्टि की कि अगर नायक वहां पहुंच जाते तो खेल पहले ही समाप्त हो जाता, क्योंकि वे ईयरजेस्ट पर्वत पार कर चुके होते। पियर्स ने ग्रेनाडा को बताया कि वह उसे जासूस बनाना चाहता है, जिससे उसकी ओर से मानव जगत में अशांति फैल जाए, लेकिन इससे पहले कुछ और करने की आवश्यकता बताई। उसने अपनी परीक्षा की आवश्यकता बताई। एल्फ के कौशल ने ग्रेनाडा को आश्चर्यचकित कर दिया कि वह अपने टावर के अंदर एक राक्षस राजा को कैसे हरा सकता है। पियर्स ने टकराव के लिए शर्तें रखी, एक हाथ से और राक्षसी ऊर्जा का उपयोग किए बिना लड़ना। बदले में अगर एल्फ जीत जाता है तो अनुबंध की अवधि 50 साल कम कर दी जाएगी। ग्रेनाडा ने उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार की और इस द्वंद्व युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कसम खाई। संघर्ष तेज और अचानक आंदोलनों के साथ शुरू हुआ। पियर्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों की प्रशंसा की, जो लंबे वर्षों की गुलामी से प्रभावित नहीं थी।
यह सोचकर कि क्या उसने चौथी मंजिल से मन को अवशोषित कर लिया है या अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाया है, उसने अपनी शैली को योगिनी जाति के लिए उपयुक्त बताया। ग्रेनाडा ने एक शक्तिशाली जादुई हमले से जवाब दिया, जिससे उसकी क्षमताओं की पुष्टि हुई और पियर्स को प्रतिद्वंद्वी को सही जगह चुनने की गलती के प्रति आगाह किया। योगिनी जादुई पौधों की जड़ों से पियर के पैर को बांधने में कामयाब रही। उसने इसे अपने 50 साल वापस पाने का एक सुनहरा मौका देखा। अपने प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा पूरी तरह से उजागर हो जाने के बाद उसने पियर्स पर एक सीधा, आत्मविश्वास से भरा प्रहार, लेकिन वह अचानक भयानक शक्ति के आभामंडल से चौंक गया और उसे याद आया कि वह किसका सामना कर रहा है। पियर्स ने उसे आश्वासन दिया कि वह राक्षसी शक्ति का प्रयोग न करने का अपना वादा निभाएगा और उसे मारने से बचने के लिए अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखेगा। ग्रेनेडा ने घबराहट में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पियर्स ने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे टकराव समाप्त हो गया। दृश्य हॉटन वॉक शहर में स्थानांतरित हो गया, जहां क्रिम्सन फाल्कन भाड़े के सैनिकों का मुख्यालय है। भाड़े के सैनिकों ने पियर्स का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बार उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनसे दोबारा मिलने का सम्मान जताया। उन्होंने 1 साल के लिए उनकी सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा। इसलिए नेता ने तुरंत हामी भर दी और बजट के बारे में पूछा, जबकि एक सदस्य गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि उनका नेता उन्हें पीटने वाले की चापलूसी कर रहा है। साथियों ने अग्रिम भुगतान के रूप में सोने से भरा एक भारी थैला दिया। भाड़े के सैनिकों ने उनके प्रति अपनी शाश्वत वफादारी की घोषणा की और वफादारी को अपना गुण बताया, जबकि उनके नेता ने भविष्य में उनकी जगह किसी और दस्ते को शामिल करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी टीम में उसके साथ आए। एक आदमी से बात करते हुए उसने बताया कि अब से वह उसे अपने आदेश देगा, जिससे भाड़े के सैनिकों में पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई। ग्रेनाडा आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया। भाड़े के सैनिकों के चेहरों पर दुख और रोने के भाव दिखाई दिए जब उन्होंने ग्रेनाडा को गले लगाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पियर्स ने उसकी पिटाई के कारण उसका चेहरा कुचल दिया था, जिससे उन्हें भी उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि उनका भी यही श्र हुआ था। पियर्स ने मन ही मन सोचा कि ये भाड़े के सैनिक अपनी औसत शक्ल सूरत के बावजूद पेशेवर हैं जो काम करते हैं। इरस्ट क्षेत्र में उसे आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, और हिल्डविन साम्राज्य के अनुरोध पर सहमत होने वाली एकमात्र नायिका हेलेन कारगिल थी, जिसने वासना के राक्षस राजा को हराया था। पियर्स ने भाड़े के सैनिकों को अपना नया नेता बताया। पियर्स ने पहला मिशन बताया, जो हिल्डविन साम्राज्य द्वारा नियोजित नायक हाइलैंड कारगिल के मामले की जांच कर रहा था। भाड़े के सैनिकों ने उत्साह और गंभीरता से जवाब दिया और आदेशों का पालन करने की घोषणा की। पियर्स अगले कदम के बारे में सोचते हुए अपने टावर पर लौट आए। नायक का मामला ग्रेनेडा को सौंपने के बाद उसने तय किया कि अब अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। चूंकि उसने सभी राक्षसी ऊर्जा बिंदु बेच दिए थे जो आमतौर पर मीनार या राजा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए शक्ति बढ़ाने के लिए उसके पास अब केवल एक ही विकल्प बचा है, वह है कोई और तरीका। उसने आत्मा पुष्प को चुना, एक मन क्रिस्टल जो प्रकृति की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अंकुरित होता है और अपने भक्षक को अपार शक्ति प्रदान करता है। पियर्स ने मन ही मन सोचा कि उनके पहाड़ कठोर मन तूफानों और शक्तिशाली राक्षसों के कारण उनकी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। मानव हाथों से अछूते कुम्हारी रही, जिससे आत्मा के फूल कई वर्षों तक प्रकृति के मान को अवशोषित करते रहे और अत्यंत शुद्ध हो गए। वह उस जगह को इन फूलों के लिए एक गड़ा हुआ खजाना मानता था, और हालांकि यह राक्षसी ऊर्जा से कम प्रभावी है, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर है। उन्हें खोजने जाने का फैसला करते हुए गॉर्डन ने उसे बिना तैयारी के जाने के खतरे से आगाह किया, इसे घास के ढेर में सुई खोजने जैसा बताया और उसे याद दिलाया कि राक्षस मौका मिलते ही उस पर हमला कर देंगे। पियर्स ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह राक्षसों से आसानी से निपट सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि गॉर्डन के अनुसार फूलों को ढूंढना मुश्किल है जब तक कि उनके पास एक बेहतरीन मैना डिटेक्टर न हो। उनकी बातचीत दरवाजे पर हल्की दस्तक से बाधित हुई। राजकुमारी अर्नन ने अपने सिर पर एक प्यारे नीले रंग के स्लाइन जीव के साथ अपना सिर अंदर डाला और पूछा कि क्या वे व्यस्त हैं। पियर्स और गॉर्डन उन्हें देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी खुशी खुशी दौड़ती हुई बाहर चली गई और उस जगह में भरी हुई दैवीय आत्माओं के साथ खेलने लगी और उन्हें बहुत मजा आ रहा था।
राजकुमारी ने अपना अत्यधिक उत्साह व्यक्त किया। उसने स्वीकार किया कि वह हाल ही में बोर हो रही थी और पियर्स को उसके वादे की याद दिलाई कि वह उसे चौथी मंजिल को अपनी मर्जी से सजाने देगा। पियर्स उसे देखकर हैरान रह गया कि उसने अपनी पसंद से जगह सजा ली थी। सोच रहा था कि वह इसमें कितना आगे जाएगी, और एक राक्षस राजा के टावर को सजाने का उसका विचार ही अपने आप में एक पागलपन है। राजकुमारी ने शर्मीली मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़कर स्वीकार किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे टावर से बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन वह खुश थी कि वह देखने आई। पियर्स ने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे कस कर पकड़े रहने को कहा और उसे टावर से बाहर उड़ा दिया, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। वह उसे लेकर तेज गति से आकाश में उड़ गया। राजकुमारी ने विस्मय से भरी आंखों से ऊपर से दुनिया को देखा और स्वीकार किया कि उसने इस दृश्य की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अंधेरे में अगवा कर लिया गया था। सूर्योदय और बादलों का दृश्य उसे अचंभित कर रहा था और वह आश्चर्य से बुदबुदा रही थी कि दुनिया कितनी विशाल है। उसे अपनी नीरस जिंदगी याद आ गई। वह महल जहां हर दिन जादुई प्रशिक्षण और नियमों का अध्ययन करने के पिछले दिन की पुनरावृत्ति होती थी, यह मानते हुए कि वह मरते दम तक अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताएगी। उसने पियर्स से कहा कि वह शायद सबसे ऊंची पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भरने वाली एकमात्र व्यक्ति होगी। पियर्स ने इस जानकारी की परवाह नहीं की, बल्कि उसका ध्यान उससे अपेक्षित कार्य पर केंद्रित किया। राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उसे उसके नाम से बुलाए, क्योंकि वे दोनों साथ में लंबा समय बिताएंगे। पियर्स मान गया, लेकिन उसे अपना पद भूल जाने के लिए डांटा और उसे स्थानांतरित करने की धमकी दी। अगर उसने आत्मा के फूलों को खोजने के लिए अपनी आत्माओं का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे भूमिगत जेल में डाल दिया जाएगा। एरनान ने माफी मांगी और अपनी जल और वायु आत्मा का इस्तेमाल करके खोज की। पियर्स को उम्मीद थी कि खोज में समय लगेगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वे उससे तेज होंगे। अचानक एरन चिल्लाई कि उसे कुछ मिला है। पियर्स फूल के आसपास राक्षसों को खोजने के लिए बताई गई जगह पर उतरी और कहा कि कुछ मेहमान थे जिन्होंने उनसे पहले ही यह फूल पा लिया था। विशाल राक्षसों का एक समूह प्रकट हुआ और पियर्स ने राजकुमारी को समझाया कि राक्षस एक दानव होते हैं। राक्षस दुनिया छोड़कर जाने वाली नस्लों को एक राक्षस राजा के रूप में अपने आदेशों का पालन करने, फूल को न छूने और चले जाने के लिए कहा, लेकिन राक्षसों ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे राक्षसों की बातें नहीं सुनते और उन्हें पसंद नहीं करते, और उसे जान से मारने की धमकी दी। पियर्स व्यंग्यात्मक रूप से हंसे, यह स्वीकार करते हुए कि गॉर्डन सही था, और राक्षसों से तार्किक सोच की अपेक्षा करने की अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने उन सभी को जलाकर राख कर देने का फैसला किया। राक्षसों ने भयंकर हमला किया और जो कुछ वे अपना समझते थे उसे मारने और बचाने के इरादे से चिल्लाने लगे। दर्द और जलन की चीखों के बीच लड़ाई शुरू हुई। राक्षसों ने गुस्से से चीखते हुए पियर्स पर हमला किया, लेकिन पियर्स ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को जलाकर राख कर दिया। राक्षसों में से एक ने एरन की ओर इशारा करते हुए सबसे कमजोर को पहले मारने का आदेश दिया। राक्षस उसकी ओर अत्यधिक बल से झपटे, लेकिन पियर्स ने उन पर भीषण लपटें दागी और उन सभी को खत्म कर दिया। एरन अड़िग रही। उसे याद था कि बैल जनजाति के ओर्क्स अगर वे सहयोग करें तो राक्षसों को भी मार गिराने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। फिर भी उसने उन्हें देख लिया। उसके करीब जाने में भी लाचार पियर्स ने अपनी विनाशकारी शक्ति का एहसास कराते हुए अपार राक्षसी ऊर्जा छोड़ी। एक पल में दृश्य पूर्ण विनाश में बदल गया, जहां पियर्स लाशों के बीच अकेली खड़ी थी। एरनान बर्फ के बीच मिले एक माणिक्य आध्यात्मिक फूल से निकलने वाले मन की शुद्धता देखकर चकित रह गई, जिसमें पानी और बर्फ के गुण थे, लेकिन पियर्स ने उसे इसके लिए लालच न करने की चेतावनी दी। पियर्स ने वादा किया कि अगर उसे और मिले तो वह उसे एक देगा, जिससे उसकी आंखें खुशी और उत्साह से चमक उठी, और उसने टिप्पणी की, व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि मनुष्य केवल पुरस्कारों से ही उत्साहित होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नान को अपनी अथक खोज के बावजूद थकने तक कोई और फूल नहीं मिला। वे पियर्स के टावर पर लौट आए, जहां पियर्स ने एरॉन के बारे में सोचा और यह कि वह हिल्डेरिन की पहली राजकुमारी है। पियर्स ने बुदबुदाया कि उसे पहले लगा कि यह एक गलती थी। पियर्स को एहसास हुआ कि वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक उपयोगी हो सकती है। गॉर्डन ने पियर्स को बताया कि उसे ग्रेनेडा से अचानक और तुरंत फोन आया, जहां ग्रेनेडा ने उसे बताया कि नायक हाइलैंड कारगिल और 32 अन्य नायक राजधानी छोड़ चुके थे,
लेकिन वे एयरगेस्ट पर्वत की ओर नहीं जा रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पारंपरिक नायक पथ का अनुसरण करेंगे, एक टीम बनाएंगे, फिर ग्रामीणों की खोजों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और यात्रा के दौरान अपनी ताकत बढ़ाएंगे। गॉर्डन ने नायक की यात्रा के लिए वैकल्पिक योजनाएं पेश की और पियर्स से उन्हें ध्यान से पढ़ने को कहा, लेकिन पियर्स ने उन योजनाओं को एक तरफ रखकर गॉर्डन को चौंका दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। पियर्स ने अपने चौंकाने वाले फैसले की घोषणा की कि वह कोई राक्षस या बाधा नहीं भेजेंगे। नायक की यात्रा। इस बार उसने यह तर्क दिया कि अधूरी बाधाएं नायकों को और मजबूत बनाती हैं, और गॉर्डन को आदेश दिया कि वह यह संदेश ग्रेनेडा तक पहुंचाए और भाड़े के सैनिकों के साथ नायकों का विश्वास जीतने के लिए उनके साथ जाए। गॉर्डन ने टिप्पणी की कि उसका स्वामी हमेशा की तरह पारंपरिक मानकों का पालन नहीं करता और चिंतित था कि नायकों को उनके वर्तमान टावर से कैसे रोका जाए। पियर्स ने उसे आश्वस्त किया कि वह टावर को मजबूत करेगा, लेकिन एक बौने की मदद से। गॉर्डन ने कड़ी आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि एक इंसान के साथ एक बौने की मौजूदगी और मीनार में एक योगिनी उन्हें हंसी का पात्र बना देगी। पियर्स ने अपने अनुयायियों की बड़बड़ाहट पर उपहास किया। पियर्स ने समझाया कि वह स्वयं बौने पर नहीं, बल्कि बौनों द्वारा बनाए गए जादुई औजारों पर निर्भर रहने का इरादा रखता है। उसने अपना शैतानी विचार समझाया, चूंकि नायक राक्षस राजा के मानकों के आदी होते हैं, इसलिए वे पहली मंजिल पर कमजोर राक्षसों की अपेक्षा करेंगे, लेकिन वे दर्जनों तोपों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गॉर्डन को एहसास हुआ कि नायक इसके लिए तैयार नहीं होंगे। गॉर्डन ने निराशा में अपना सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि यह योजना बहुत दूर की है, परिचित मानकों से। अचानक गॉर्डन घबराहट में चीखा और अभी अभी हुए एक और अपहरण की ओर इशारा किया। दृश्य बौनों के भूमिगत शहर वुल्फनेर में बदल गया। वहां बौनों में सबसे अच्छा लोहार लोगर फ्रेडरिक अपने काम का कुशलता से अभ्यास कर रहा था। लोगर उदासीन लग रहा था, इस बात से अनजान कि वह अपहरण की योजना बना रहे विद्रोही राक्षस राजा का अगला निशाना बन गया है।